दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो मैंने अपना प्रीवियस वीडियो खत्म किया था ये बताकर कि स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा हर एक 10 साल पे, जो कि इस एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के वर्किंग को देखेगी। ठीक है, उसके जस्ट बाद साइमन कमीशन आया था। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का बैकग्राउंड है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बताने से पहले मैं इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो बैकग्राउंड में क्या था। ठीक है, तो उसमें बोला गया कि हर एक 10 साल पे एक्ट कब हुआ, आया 1919 में। उसका 10 साल कितना होगा 1929, लेकिन आया कितने में, नवंबर 1927 में वो एक्ट चल के आया। ठीक है, चल के आया मतलब चल के आया नहीं, मतलब वो कमीशन को लाया गया, स्टैट्यूटरी कमीशन को लाया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट announced the appointment of a 7-member statutory commission under Sir John Simon। तो जो ब्रिटिश सरकार थी वो ये अनाउंस की कि हम अब स्टैट्यूटरी कमीशन को स्टैब्लिश करेंगे, जो कि 7 मेंबर की बॉडी होगी। अंडर किसके अंडर, सर जॉन साइमन। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे उस कमीशन के, सर जॉन साइमन। ठीक है, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था इस कमीशन में, तो देखते हैं। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश एंड हेंस ऑल पार्टीज बाइकॉटेड कमीशन सबमिटेड रिपोर्ट इन 1930। तो इस कमीशन में जो सारे मेंबर्स थे वो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, और इसमें एक भी इंडियंस नहीं थी। एक्ट आया इंडिया में, असर तो होगा इंडियंस पे, लेकिन कोई भी इंडियंस इसमें नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंडियंस होंगे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, काफी गुस्से में होंगे कि भाई ये कैसा कमीशन जिसमें हम भारतीय ही नहीं है। तो ये काफी, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट हुआ, काफी क्रिटिसिज्म हुआ उस समय, काफी दंगा आंदोलन वगैरह हुआ था उस समय। आप लोग जानते ही होंगे इस कमीशन में कितना दंगा हुआ। इनफैक्ट ये भी बोल दिया गया कि गो बैक साइमन, गो बैक। आप लोग ने सुना ही होगा। ठीक है, तो जितनी सारी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारी खुश नहीं थी, इसीलिए ये लोग क्या किए, बाइकआउट कर दिए, उसको त्याग दिया उस कमीशन को। तो इस कमीशन ने सर्टेन रिकमेंडेशन दिया, कुछ सुझाव दिए। पहला सुझाव क्या था, एबॉलिशन ऑफ डायरकी, यानी जो द्वैत शासन थे, जो डबल रूल था, उसको खत्म करने की बात की गई। हम लोग ने पढ़ा था ना कि प्रोविंसेस में डायरकी लाया गया। ठीक है, जिसमें ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट गवर्नर के पास था, और किसके एडवाइस से, काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके एडवाइस से किया जाएगा, और वो जो काउंसिल होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर में। ठीक है, और उनको काफी कम इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट दिए गए। ठीक है, और रिजर्व में वो भी गवर्नर करेंगे, प्रोविंस के गवर्नर करेंगे, लेकिन किसके एडवाइस से, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस से, जो कि उनका कोई मतलब नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल से। जो गवर्नर के जो सबसे प्यारे व्यक्ति होंगे उन्हीं को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखेंगे, है ना भाई। जो अपने प्यारे व्यक्ति होगा उसको ना सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है ना, तो उनको उसमें रखा गया। तो यही था डायरकी। आप लोग तो पिछले वीडियो को देखा ही होगा, अगर नहीं देखा हो तो प्लीज देख लेना। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोला है कि डायरकी को अबॉलिश करने के लिए। ठीक है, फिर एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जब डायरकी को हटा रहे हैं तो क्या बोला गया कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना चाहिए इन प्रोविंस, क्योंकि प्रोविंस से उतना कोई मतलब नहीं था इन लोग को बस खाली सेंट्रल से ज्यादा मतलब था, इसीलिए उसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन लाते थे, एंड प्रोविंस तो काफी फॉर ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन की बात भी इसमें कही गई, यानी संघवाद को स्टैब्लिश करने का बात किया गया। और क्या बोला गया कि कॉमनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखो, यानी जारी रखो। ठीक है, कॉमनल इलेक्टोरेट भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, इसलिए प्लीज देख लेना उसको। To consider proposal of commission, British government convened 3 round table conference 1930, 1931 and 1932। तो इस सारे प्रपोजल को काम पे लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, 3 गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया। कब कब, 1930 में, 1931 में एंड 1932 में। ठीक है, तो
इस गोल मेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियंस भी इनवाइटेड थे, ठीक है। तो इस प्रपोजल को काम पे लाने के लिए, ऑन द ग्राउंड लाने के लिए, तो प्रपोजल को ग्राउंड पे लाने के लिए कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? दिस रिजल्टेड इन अ व्हाइट पेपर in 1934 containing the proposal incorporated bill and presented to the parliament। तो जब भी बिल आता है तो व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र पे उसको लिखा जाता है कि हाँ ये बिल है, बिल में ऐसा प्रोविजन है। उसको पहले बिल, सबसे पहले क्या होता है कि कुछ भी पहले लाना चाहता है उसको बिल आता है, फिर कोई प्रेसिडेंट साइन करते तो वो क्या होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उसी प्रपोजल को व्हाइट पेपर में लाया गया और पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट किया गया, उसको एक्ट बनाया गया, जब उसको साइन किया हुआ, ठीक है। उसको क्या बोला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये हो गया कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का नींव रखा गया। अब इसके फीचर्स को जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब मेन मुद्दे पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। बैकग्राउंड समझ में तो आ गया होगा। सो lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule। ये जो डॉक्यूमेंट था वो काफी लेंदी था, काफी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट था, जिसमें 321 सेक्शंस थे और 10 अनुसूचियां थी। तो हुआ ना सबसे बड़ा लेंदी डॉक्यूमेंट, हुआ ना, ठीक है। अब क्या है, इसके फीचर्स को समझेंगे। जो रिकमेंडेशन दिया साइमन कमीशन में, तो उसको अब इनकॉर्पोरेट किया गया इस एक्ट में, इस एक्ट के तहत उसको अपनाया गया। तो ऑल इंडिया फेडरेशन की एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई। इसमें क्या था देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट, ठीक है। तो फेडरेशन एस्टैब्लिश करने की बात की गई, जिसमें प्रोविंस होंगे और प्रिंसली स्टेट होंगे। प्रोविंस यानी जो ब्रिटिशर्स उसमें रूल वगैरह कर रहे थे, जो गवर्नर किसके होते थे, कौन अपॉइंट करता था प्रोविंस के गवर्नर को, वाइसरॉय। तो उसमें हुआ ना हाथ ब्रिटिशर्स का। एंड प्रिंसली स्टेट में कौन होते थे, रूल करते थे, मतलब उनको इतना पावर नहीं दिया गया था प्रिंसली स्टेट के राजा को, ठीक है। लेकिन उनको एक राजा के तहत उनको पेंशन वगैरह दे के रखा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो प्रिंसली स्टेट में जो भी राजा वगैरह थे वो रूल करते थे। तो उसको क्या बोला गया, एक यूनिट के तहत इसको लिया गया, ठीक है, ताकि एक फेडरेशन एस्टैब्लिश हो, ठीक है। प्रिंसली स्टेट कौन कौन से थे उस समय, जूनागढ़, भोपाल, फिर हैदराबाद और कई सारे, ठीक है। तो उसको ये यूनिट की तरह देखा गया ताकि एक फेडरेशन एस्टैब्लिश हो, एक संघवाद एस्टैब्लिश हो, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग का संघवाद है ना, सेंट्रल अपना काम करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करती है। तो ऐसा प्लान उस समय लाया गया, ठीक है। तो इसमें कितने कितने डिवीजन हुआ पावर्स का, कि कौन कौन सेंट्रल कौन, फेडरल गवर्नमेंट कौन लॉ बनाएगा, कौन सा लॉ बनाएगा, प्रोविंशियल कौन लॉ बनाएगा, कंकरेंट पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, ये सारा चीज रखा गया। तो फेडरल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे, 59 आइटम्स, है ना। एंड प्रोविंसेस में कितने थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम, ठीक है। एंड कंकरेंट में कितने आइटम थे, यानी समवर्ती सूची में कितने आइटम थे, 36 आइटम, यानी 36 सब्जेक्ट के बारे में इसमें लिखा गया था, विषय जिस विषय पे आप कानून बना सकते हो। बाकी जो तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं थे वो कहाँ आ गए, रेसिड्री में। रेसिड्री किसके पास था, इसमें लॉ कौन बना सकता था, तो वो वाइसराय था, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। लेकिन हुआ क्या कि इसमें मैंने लिखा नहीं है, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें बोला गया कि अगर 50% इंडियंस जब ज्वाइन करेंगे तभी हमारा जो फेडरेशन है वो स्टैब्लिश हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या, प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन ही नहीं किया, तो फेडरेशन एट द एंड स्टैब्लिश नहीं हो पाया, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या निकला, ये प्लान तो लाया गया था लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो इसको ज्वाइन नहीं किए, ठीक है। और जब प्रिंसली स्टेट ज्वाइन नहीं करेंगे तो किस बात का फेडरेशन, है ना। अब बात होती है कि डायरकी जो लाई गई थी प्रोविंस में उसको अबॉलिश कर दिया गया। और क्या लाया गया देखते हैं। Abolish hierarchy and introduce provincial autonomy in its place came into effect in 1937 and discontinued in 1939। डायरकी जो द्वैत शासन था प्रोविंसेस में उसको क्या किया गया, खत्म कर दिया गया और उसके जगह पे नया कंसेप्ट आया जिसका क्या नाम था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इस एक्ट में क्या किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट आया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो
प्रांतीय स्वायत्तता, है ना, यानी वो अपना डिसीजन जो है अपने विवेक से ले सकते हैं, प्रोविंसेस जो प्रांत थे, ठीक है, तो उसमें किसी का रोल नहीं होगा, बाहर आउटसाइड का, आउटसाइड गवर्नमेंट का, तो वो जो है अपना जो प्रशासनिक कार्य, अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अपने डिसीजन से कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी खत्म होने के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया, जो कि कब इसका मतलब कि लागू कब हुआ, वो 1937 में, यानी ग्राउंड लेवल पर 1937 में आया और 1939 में इसको खत्म भी कर दिया गया, ठीक है, 1939 में इसको खत्म कर दिया गया। नाउ अब क्या बोला गया कि डायरकी को अब हम सेंटर पे अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, यानी सेंटर लेवल पे डायरकी आएगा, द्वैत शासन आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज थे, रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट का बात किया गया था, लेकिन इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएंगे, तो यहाँ गवर्नर जनरल बनाएगी, यानी वॉइसराय बनाएगी। यहाँ पे प्रोविंस के गवर्नर का कोई काम नहीं है, यहाँ गवर्नर जनरल ही सारा काम इस पे देखेगी, ठीक है। तो ट्रांसफर मैंने बताया था ना हिंदी में, हस्तांतरित विषय, एंड रिजर्व को आरक्षित विषय, ठीक है। तो सब्जेक्ट मेंशन इन कैटेगरी ऑफ फेडरल सब्जेक्ट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल on the advice of executive councillor, and executive council could not exceed its limit of the 3 members। जो सब्जेक्ट फेडरल लिस्ट में थे, जो फेडरल सब्जेक्ट में जो आइटम्स दिए गए थे, वो किसके द्वारा, उस पे किसके द्वारा काम किया जाएगा, तो गवर्नर जनरल के द्वारा काम किया जाएगा, तो भाई वॉइस राय थे, है ना, उनके द्वारा काम किया जाएगा। और उनको जो सलाह मशवरा कौन देंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ये जो ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो कि काफी जो क्या कहते हैं काफी प्रिय होंगे, उनको ही रखा जाएगा उसमें, ठीक है, उसमें तो इंडियन का कोई काम ही नहीं है ना। एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो बॉडी होगा उस एडवाइजर का, वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3 का आंकड़ा को एक्सीड नहीं करना है, 3 से ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिलर, ठीक है। तो इसमें जो रिजर्व सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट जो मैटर थे वो इसमें ले लिया गया, डिफरेंट एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो रिलीजियस अफेयर्स, डिफरेंट एक्सटर्नल अफेयर्स कहाँ पर थे, रिजर्व सब्जेक्ट में, किसको कौन देख रेख करेगा इस पे, गवर्नर जनरल। ट्रांसफर सब्जेक्ट, अब देखो ये गवर्नर जनरल इसको एडमिनिस्टर करेंगे, इस पे काम वगैरह तो गवर्नर जनरल करेंगे, यानी वॉइसरॉय करेंगे, ठीक है। तो 1850 एक्ट के आने के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव थे ब्रिटिश क्राउन की, क्या कहा जाता था उनको, वॉइसरॉय, और यहाँ पे गवर्नर जनरल मैंने लिखा, यानी बात एक ही है, ठीक है। तो इस पे क्या, उस पे कौन बनाता था कानून, इसमें भी गवर्नर जनरल बनाएंगे, लेकिन इस पे एडवाइस कौन देगा, मिनिस्टर्स, और उस मिनिस्टर का नंबर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी जो मिनिस्टर को एडवाइस देंगे उस बॉडी में 10 से 11 नहीं होना चाहिए, 10 ही तक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें काफी फालतू इश्यूज थे, ठीक है, यानी नॉट इम्पॉर्टेंट इश्यूज थे, कोई भी जरूरी इशू नहीं था, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, हेल्थ, एजुकेशन, यानी यहाँ पे इंडिया को क्या समझा गया, फालतू, ठीक है ना। जब आप उसको लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दोगे तो क्या बोलोगे कि आपको ऐसे ही टाइम पास के लिए सब सारा चीज बनाया जा रहा है, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे जो एडवाइस देना था कौन दे देते उसको, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जो उनके द्वारा उनके ऑफिस वाले चमचे ही होंगे ना जिनको उनको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के होंगे, यानी इंडियंस होंगे, तो इंडियंस को वैसे भी कोई रोल नहीं दिया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल रिमेन ओवरऑल चार्ज ऑफ द बोथ ट्रांसफर एंड रिजर्व सब्जेक्ट, यानी कंक्लूजन में क्या निकलता है, जो गवर्नर जनरल के पास दोनों सभी के पास पावर होगा, लॉ वगैरह तो वही बनाएंगे, लेकिन एडवाइस का जो एडवाइजरी बॉडी होगी उसमें चेंजेस, ठीक है, लेकिन अंततः कौन होगा, गवर्नर जनरल रूल्स बनाएंगे, ओके, समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी प्रोविजन काम पे नहीं आया, यानी सिर्फ ये प्रोविजन बनाया गया, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल ये प्रोविजन कभी आया ही नहीं। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके बचे हुए फीचर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।